नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। किसी भी शहर की सीरत और सूरत बदलनी हो तो एक ही नाम आता है मेट्रो। और जब बात इस 21वीं सदी के भारत की पहचान को आकार देने की हो तो नाम आता है दिल्ली मेट्रो, जो कि सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भरोसे और सपने का प्रतीक है। ईज ऑफ लिविंग, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी और विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी से लैस DMRC न सिर्फ भारत की राजधानी की जरूरतों को पूरा कर रही है बल्कि विश्व स्तर पर देश की साख को मजबूत कर रही है। दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस के इस मौके पर जब हम उत्सव मना रहे हैं तो मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इसकी कमान को संभाला और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। DMRC के प्रबंध निदेशक श्री विकास कुमार जी, सर बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार और बहुत बधाई आपको स्थापना दिवस की। DMRC ने 3 दशक अपने पूरे कर लिए। 1995 में जब सपनों को पंख लगे और DMRC की जो परिकल्पना है वो साकार हुई, 7 साल बाद यानी कि 2002 में दिल्ली में पहली बार मेट्रो रेल दौड़ी। इन 3 दशकों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बदला बल्कि शहरी सोच और व्यवहार में भी एक बड़ा बदलाव आया है। मैं आपसे समझना चाहूँगी इस पूरे परिवर्तन को, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1995 में जब दिल्ली मेट्रो की स्थापना हुई थी जी, उस समय ये जो टेक्नोलॉजी है भारत के लिए बिल्कुल अननोन थी, नई टेक्नोलॉजी थी। ये यहाँ पर कोई इस तरह की रेल प्रणाली नहीं थी जी। जो भारतीय रेल थी वो अलग प्रणाली पे चलती है, मेट्रो अलग पे चलती है जी। उस समय जो विजन था लोगों का, जो डॉक्टर श्रीधरन का विजन था, उन्होंने ये करा कि हम लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में है उसको लेंगे और काम शुरू करेंगे, जिससे कि हम लोग को ये एडवांटेज जरूर रहा कि हम लोग थोड़ा लेट एंटर किए तो हमें नई टेक्नोलॉजी मिली जिसको लेके हम लोगों ने आगे बढ़े। और इसमें उन्होंने ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा हमारे विजनरीज ने कि जो पर्यावरण है उसका नुकसान ना हो बल्कि वो पर्यावरण को और सुधारे। और दिल्ली मेट्रो ने ठीक वही किया। जब ये शुरू हुआ और आज तक की यात्रा जो है हमारी, आज हम लोग 393 किलोमीटर ऑपरेट करते हैं और करीब 70 लाख पैसेंजर जर्नीज होती हैं जी। जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जब बाहर की मेट्रो से हम लोग मीटिंग होती है और कंपेयर करते हैं तो वो अपने आंकड़े बताते हैं कि 70 लाख 6 महीने में उनके यहाँ हुए, हमारे यहाँ एक दिन में 70 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसको हम लोग मीट करते हैं और हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। विकास जी, बहुत ही गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत जो है उसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो मेट्रो का नेटवर्क है और उसमें 40% जो हिस्सेदारी है वो DMRC की है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जो अहम पड़ाव रहे वो क्या रहे? क्या ये सफ़र इतना आसान था या कुछ चुनौतियाँ थीं? उन्हें कैसे टैकल किया आपने? हमेशा इस तरह के प्रोजेक्ट में, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, इसमें चुनौतियां तो बहुत थीं और बहुत आई और आगे भी रहेंगी चुनौतियां। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिल्ली में ये काफ़ी बाद में आया, तो दिल्ली शहर ऑलरेडी बस गया था, तो उसकी वजह से यहाँ रेट्रोफिटिंग करनी पड़ी। तो एक तरह से ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट था, ग्रीन फील्ड नहीं था। तो बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। हम लोग आप देखिए अगर तो चावड़ी बाज़ार के नीचे से मेट्रो लाइन डालना, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको कि शुरू में जो हमारे जनरल कंसल्टेंट्स हैं जो जापानी थे उन लोगों ने भी मना कर दिया कि यहाँ तो ट्रेन नहीं जा सकती है, लेकिन उसको डॉक्टर श्रीधरन ने कहा हम यहाँ पे करेंगे और उसका तरीका निकाला गया और वो स्टेशन बनाए गए, जिसको कि एक फ़र्क टेक्निक से बनाया गया, जिसमें कि आप समझिए जैसे माइनिंग करी जाती है तो दोनों तरफ से 2 शाफ्ट बनाए गए और उससे काम हुआ अंदर अंदर, और जो भी अर्थवर्क है उससे निकाला गया मिट्टी और अंदर स्टेशन बनाया गया। बिल्कुल। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, केवल एक चावड़ी बाज़ार ही नहीं है बट और भी हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड में आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कभी न कभी कुछ ऐसी चीज़ें सरफेस हो जाती हैं जो आपने एनविसेज ही नहीं करी हो। और दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ की समझ लीजिए विरासता यहाँ पर
मुगलों के टाइम की और उसके पहले की है, जी। तो यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी भी निकल आती हैं जो पता नहीं रहती हैं, वो सरप्राइज़ रहता है। तो वो काम बहुत ही अच्छे तरह से और बखूबी हमारे जो कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स हैं उन्होंने निभाया, और टनल बोरिंग मशीन जी। को हम लोगों ने, आप समझ लीजिए कि टनल बोरिंग मशीन से इतना टनलिंग करी गई है दिल्ली शहर में, लेकिन एक भी हादसा आज तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, कोविड के दौरान आपने एमडी की जिम्मेदारी संभाली। हम जानते हैं कितनी एडवर्स परिस्थितियां थीं उस समय, राइडरशिप भी बहुत लो चली गई थी, और ज़रूर यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने नेतृत्व में उस पीरियड को कम्पीट करके, उसके साथ चैलेंज को फेस करते हुए किस तरीके से उससे उभरे आप लोग। और आपको मैंने पहले भी सुना है कि जो वित्तीय आत्मनिर्भरता है उस पर आपका खासा फोकस रहता है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या जो दूसरे मॉडल्स हैं उस पर आप लोग किस तरीके से काम करते हैं, या वो कौन से मॉडल्स हैं जो डीएमआरसी को बैकएंड सपोर्ट करते हैं? देखिए, कोविड के टाइम पर पूरे ही विश्व में ये इसका इनफैक्ट असर पड़ा था, तो वो मेट्रो भी इससे अलग नहीं थी। मेट्रो पे भी पड़ा, लोगों ने आना बंद कर दिया था, लेकिन हम लोगों को अपने मेट्रो की सर्विस इस तरह से करनी थी कि जनता को दिखाना था कि यहाँ पर ट्रैवल करना और किसी साधन से ज़्यादा सेफ़ है। तो हम लोगों ने ट्रेन्स को जगह जगह पर डिसइंफेक्ट किया, अपने स्टेशंस को डिसइंफेक्ट किया, और ये इंश्योर किया मार्किंग से कि इतना दूरी पे लोग खड़े रहें ट्रेन में। स्ट्रीट्स पे भी मार्किंग लगाएं कि एक छोड़ के एक बैठे। तो ये सब चीज़ें जब हम लोगों ने करी और जनता ने देखा, पब्लिक ने, कि हाँ ये जगह सेफ़ है, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और लोगों ने आना शुरू किया। तो कोविड से इस तरह से तो हम लोग का बल्कि कुछ जगह पर तो दुनिया में बहुत दिन तक कोविड के बाद लोग नहीं आए, बट दिल्ली मेट्रो में उस मामले में काफ़ी जल्दी लोगों ने इसमें आना शुरू कर दिया जी। और लाइफ दिल्ली की एक सही रास्ते पे जाने लग गई। जी। और सर, जो रेवेन्यू जनरेशन की मैंने बात की उसको लेकर, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, ये जब सैंक्शन किए जाते हैं तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे जाते हैं कि क्या बेनिफिट्स ये मेट्रो के आने से हो रहे हैं। जैसे कि पर्यावरण को क्या बेनिफिट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितने कम हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, कितने पैसेंजर का टाइम सेव हो रहा है लोगों का, कितना ईंधन बच रहा है। ये सारी चीज़ें को फैक्टर करते हुए ये सैंक्शन किए जाते हैं। तो इनको अगर मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करें तो वो इतना हो जाता है कि जो सैंक्शन है वो सारा हम, मतलब समझ लीजिए दिल्ली मेट्रो ने वापस कर दिया जी। लेकिन अगर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इतना बड़ा जो लोन है उसको रीपे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हाँ, दिल्ली मेट्रो ने हमेशा से ही ऑपरेशनल प्रॉफिट में रही है। इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हम अपना ऑपरेशन और मेंटेनेंस में खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा हम कमाते हैं। अब कमाना कई सोर्सेज से, एक तो टिकटिंग रेवेन्यू है, इसके अलावा जो नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू है वो काफ़ी अहम भूमिका आती है इसमें उसकी, क्योंकि टिकटिंग रेवेन्यू तो एक पर्टिकुलर जो उसके दायरे में है कि जो फेयर फिक्सेशन कमेटी ने फिक्स कर दिया फेयर, उससे ही उतना ही फेयर लेंगे और आएगा। पैसेंजर तो बढ़ते जाते हैं, उससे जितना भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसी तरह हमारी जो एनर्जी है उसमें खर्चा होता है, जो मानव संसाधन है उनकी सैलरीज में खर्चा होता है और रिपेयर में खर्चा होता है। तो इस सब के लिए हम लोग अपना नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम लोग जैसे एडवर्टाइजमेंट है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी बिजनेस है, वो करके जगह जगह पे, कुछ जगह पे मॉल्स बने हैं स्टेशन पे, मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं, शॉप्स हैं, कियोस्क हैं, और कुछ जगह ऑफिसेज हैं जैसे कनेक्टिकस टावर में दिल्ली में। तो ये सारे जरिए हैं हम लोगों को। इवन एक जगह पे होटल भी लीज पे है, तो इस तरह के जरिए हैं जो हमें अलग से कुछ आय देते हैं। जो, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यही आय इनफ नहीं है। हम लोग ने इसलिए शुरुआत करी पहली बार कंसल्टेंसी में, इंडिया के बाहर भी हम लोग अब compete करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो उसको, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कॉम्पिटेंस है, जैसे आपने बताया 3 दशक हो गए, तो 3 दशक से O&M करते हुए हमारे पास
बहुत कॉम्पिटेंस है, इतनी बड़ी मेट्रो नेटवर्क और बहुत ही कम लोग रन करते हैं, तो इसलिए हम लोग के पास कोर कॉम्पिटेंस है, तो हम लोग उसके लिए भी विश्व में जहाँ भी O&M के लिए या इवन प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है, हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमें फ़िलहाल मुंबई और चेन्नई, ये 2 जगह O&M के कॉन्ट्रैक्ट्स दिल्ली मेट्रो ने हासिल किए हैं, और जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बाहर की जो कंपनीज हैं, एक जगह पर क्योलिस कंपनी है, ये फ्रेंच कंपनी है, और एक जगह पर DB है जो जर्मन कंपनी है। ये दोनों बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत पुरानी कंपनीज हैं। इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट को जीता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसको हम और अच्छे से करेंगे। और आगे के फ्यूचर में हम लोगों का ये प्लान है, और उम्मीद है कि हम लोग और जगह, और जो नई मेट्रोस और जगह आ रही हैं, जैसे साउथ एशिया में और इवन इंडिया के अंदर, वहाँ सब में O&M में जाने की कोशिश करेंगे, और इवन कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम ट्राई करेंगे। बिल्कुल, इससे जुड़ा ही मेरा सवाल है, जैसे बांग्लादेश के लिए भी आप सहयोग कर रहे हैं, आने वाले समय में न सिर्फ इंडिया के बाहर भी, क्योंकि DMRC की जो कॉम्पिटेंसी है और जो साख है वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज की जा रही है, तो आने वाले समय में दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस तरीके के कोऑपरेशन या सहयोग होने की उम्मीद है? और जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो DMRC उसमें कितना बड़ा रोल निभा सकता है, या उसके लिए तैयार है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो? DMRC बहुत कॉम्पिटेंट है इसके लिए, बल्कि हम लोगों से और देश, जो हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉमिट, उसमें बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोगों से सीखे हैं जी। मल्टी स्किलिंग है, जैसे O&M की बात करूँ तो मल्टी स्किलिंग हम लोगों के यहाँ सबसे पहली बार हुई है, जिसमें स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर एक दूसरे का काम करने के लिए सक्षम है जी। इसको और लोगों ने बाद में इम्बाइब किया हम लोगों का देख के। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन की प्रणाली है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू करी हैं। एक तो ये है कि हम लोग कास्टिंग यार्ड में प्री कंस्ट्रक्टेड, प्री फैब्रिकेटेड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने को शुरू करा है, जिससे क्या होता है कि जब वहाँ काम हो साइट पे, तो वहाँ पर अगर इन सीटू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो टाइम भी ज़्यादा लेता है, उसमें क्वालिटी भी नहीं हो पाती, और उतना ही जो ट्रैफिक है उसमें बाधाएं आती हैं ट्रैफिक परिचालन में। यहाँ पर यह है कि आपने पहले अच्छे से ये कास्टिंग यार्ड में कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करी और उसको लाके वहाँ पर फिट करना है, फिक्स करना है, उसके लिए टाइम भी कम चाहिए, रात के ब्लॉक में आके वहाँ पे काम कर लिया, ट्रैफिक भी अवरुद्ध नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड लर्निंग से शुरू हुई, और हम लोग अब बहुत सारी चीज़ें प्री कास्ट एलिमेंट्स ला रहे हैं जिनको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर, DMRC ने टेक्निकल एंड प्रोसेस इनोवेशन के ज़रिए सिस्टम की इफ़िशियंसी को मजबूत किया है, चाहे QR टिकटिंग हम देख लें या फिर ड्राइवरलेस ट्रेन देख लें, या तमाम तरह की जो डिजिटल इनोवेशंस हुए हैं, उसे लेकर आप कैसे आगे ले जा रहे हैं? ग्लोबल अगर हम बात करें, उसके लिए भी किस तरह की हम जो है एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, और इस पूरे इनोवेशन के पीछे की सोच क्या रही है? क्योंकि मुझे लगता है जो यात्री है उसके लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपने पिछले कुछ दिनों में दिया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एफिशिएंसी है हमारी इम्प्रूव करने की, उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो जो हमारा मेंटेनेंस है, ट्रेन्स हमारी समय पंक्चुअल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, जिससे कि पैसे और कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो ये सारी मेंटेनेंस जो है, एक शेड्यूल दे रखा था OEMs ने पहले, तो उसको फॉलो करते थे, लेकिन वो शेड्यूल एक फिक्स शेड्यूल था। हम लोगों ने देखा कि उस शेड्यूल को फॉलो करने में हमारा पैसा भी ज़्यादा लगता है और कई बार सरप्राइजेस भी आते हैं। तो उससे बेटर हम लोग अब चले गए हैं, ये जो आप बता रहे हैं तकनीक यूज़ करके, AI यूज़ करके प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ, जो कि हमें पहले से इंडिकेशन दे देती है कि ये चीज़ हो सकता है फेल हो जाए, तो उसको हम तुरंत अटेंड कर लेते हैं, तो वो फेलियर आगे होता नहीं है और ज़्यादा रिपरकशन भी नहीं पड़ता हमारे मेंटेनेंस पे, खर्चा भी कम होता है। तो उससे एक तो हमारी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है सर्विस की। दूसरी चीज़ जो आप बता रही हैं कि पैसेंजर के सेटिस्फैक्शन के लिए पैसेंजर को चाहिए कि एकदम उसका सीमलेस जर्नी हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ही सोर्स से उसको अपने घर से गंतव्य तक के लिए टिकट मिल जाए, और तो वो उस डायरेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें शुरू करी हैं। जैसे डिजिटली हमने QR शुरू किया, मल्टीपल जनरिक QR शुरू किया, और बहुत सारे चैनल्स
पे टिकट हमारे उपलब्ध हैं, वो देखा हमने। और बहुत सारे मीडियाज़ भी हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड है, QR कोड है, NCMC है। तो ये सारी चीज़ें हमने जितनी कर सकते थे करी हैं। और हाल ही में हम लोगों ने कुछ लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप करके, अभी आप अगर देखेंगे हमारे जो मोमेंटम ऐप है, सारथी मोमेंटम, हाँ, 2.0 उस पे आपको ऑप्शन है कि आप एंड टू एंड प्लान कर सकते हैं, केवल स्टेशन ही नहीं। आप अभी यहाँ बैठे होंगे तो आप वो ऐप में ढूंढेंगे कि हमें मान लीजिए इस जगह पर जाना है, तो वो आपको अपने आप दे देगा कि यहाँ से नियरेस्ट स्टेशन ये है और ये इसके लिए राइड आपके लिए है। आप अगर बुक कर देंगे तो वो टिकट भी बुक हो जाएगा राइड का, यहाँ से स्टेशन तक का, गंतव्य के स्टेशन से आपके गंतव्य तक का अगेन लास्ट माइल मिल जाएगा। और पैसेंजर को वेट भी नहीं करना पड़ेगा, जब वो वहाँ पहुँचेगा अपने आप उसको वो लास्ट माइल का ऑप्शन मिल जाएगा और वो चला जाएगा। और ये सारे पैसे एक ही बार में वो ऐप में उसने दे दिए। बाकी मेट्रो का काम है वो आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस एजेंसीज में, लेकिन पैसेंजर के लिए वो एक सीमलेस, बिल्कुल मास एज ए मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल इसको हमने यूज़ किया है और वी कैन फील इट कि कितना कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट जनरेट किया गया है यात्री के लिए, कस्टमर्स के लिए। सर, जब भी देश की तरक्की की बात होती है तो प्रधानमंत्री हमेशा गति का नाम लेते हैं और कहते हैं गति है तो प्रगति है और शक्ति है। तो PM गति शक्ति जो मिशन है, मैं जानना चाहूँगी कि उसके साथ, चूँकि उसका देश ही है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, DMR से उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेट और समन्वय कर रही है? देखिए, जो अर्बन सिनेरियो है उसमें मेट्रो एक बहुत बड़ा नीड रिक्वायरमेंट है जी। बड़ी अर्बन पॉपुलेशन में मेट्रो के बिना काम नहीं चल सकता है। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का सल्यूशन ही मेट्रो है। और तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको कि PM जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गति शक्ति मतलब जितनी जल्दी काम हो सके। तो मेट्रो जो है, हम लोग ने ये कर दिखाया है कि हम लोग जो भी टारगेट सेट करते हैं उससे पहले ही हम अपना मेट्रो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। और अभी हम लोग जो फेज़ 4 कर रहे हैं इसके भी हम लोग, हालांकि काफ़ी आपको बताया चैलेंजेस आते हैं, अड़चनें आती हैं लैंड एक्विजिशन और ट्री कटिंग की, लेकिन हम लोग अपने जो टारगेट है वो सैक्रोसैंक्ट रखते हैं और उसको हम लोग मीट करेंगे। बिल्कुल सर, आपका लक्ष्य ये भी है कि दिल्ली वासी दिल्ली में कहीं से भी 500 मीटर के दायरे पर मेट्रो को एक्सेस कर सके। ये बहुत ही सुंदर लक्ष्य है। तो ऑनगोइंग जो फेज़ है, फेज़ 4, आपके इस लक्ष्य को लेकर उसमें क्या रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं? जो या आने वाले फेजेज़ हैं उसमें किस तरीके से आप इसे लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि इसको मीट आउट कर सकें और इससे मेट्रो का जो पूरा इकोसिस्टम है वो कैसे बदल सकता है? देखिए, मेट्रो एक अर्बन सेंटर के लिए बहुत डिज़ायरेबल है कि आदमी को कहीं भी एयर ड्रॉप कर दीजिए, वो वहाँ से किसी भी डायरेक्शन में 500 मीटर जाए तो वो वॉक करके स्टेशन तक पहुँच जाए जी। तो ये तभी हो सकता है जब एक नेटवर्क बन जाए मेट्रो का, मतलब समझ लीजिए एक मैश ऑफ नेटवर्क बन जाए जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हों और हर डायरेक्शन की ट्रेन्स मिल जाएं। तो धीरे धीरे हम लोग फेज़ 4 में उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए हमारा मैश और घना हो रहा है और जो फेज़ 5 में हम लोग प्रपोज कर रहे हैं वो इसको फर्दर डेंस कर देगा और वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा कि लोग बस केवल वॉक से मेट्रो स्टेशन पहुंच गए और अपने गंतव्य पे चले जाएंगे। तो उससे जो यहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन की प्रॉब्लम है वो ईज़ आउट हो जाएगी और इवन जो पोल्यूशन है वो भी ईज़ आउट हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक से ही जो मोटर व्हीकल से बहुत सारा पोल्यूशन होता है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, DMRC सिर्फ मेट्रो ट्रेन ही नहीं चला रही, शहरों की जो तस्वीर है वो बदल रही है और हमने देखा है इसे पिछले कुछ दशकों में। क्या आप ये मानते हैं कि मेट्रो का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो आर्थिक और सामाजिक विकास का इंजन है, वो किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, अगर किसी भी अर्बन सेंटर में अगर कनेक्टिविटी रहेगी तो तभी उसका आर्थिक और सामाजिक विकास हो पाएगा। और ये दिल्ली मेट्रो ने प्रूव कर दिया। यहाँ दिल्ली मेट्रो जब से आई है, जो दिल्ली का GDP बढ़ा है जी, और वो इसका रीज़न यही है कि लोगों की कनेक्टिविटी आसान हुई है, लोगों को ईज़ ऑफ बिजनेस मिला है। प्लस आप देखिए अगर कुछ मार्केट्स हैं ऐसे, चावड़ी बाज़ार और चांदनी चौक जो कि देवर आई वुड से डाइंग बिकॉज कंजेशन की वजह से लोग उनको अप्रोच नहीं कर पाते थे। आज के दिन में
लोग बड़े आराम से जाके बिजनेस करते हैं। और ये दिल्ली से ही नहीं, ये ऐसे मार्केट्स हैं कि इसमें तो लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं, ऑर्डर दे के चले जाते हैं और फिर उनको उनके जगह पर सामान पहुंच जाता है। ये मैंने देखा और ये अब उनको बहुत सहूलियत है ये बिज़नेस करने में। तो इन सब चीज़ों से जो शहर की आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाती है। तो दिल्ली मेट्रो का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं पर भी किसी भी अर्बन सेंटर में मैं कहूँगा कि अगर कनेक्टिविटी मेट्रो से प्रोवाइड करी जाती है तो उसमें उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी इकोनॉमिक्स पे। इसीलिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स को की वायबिलिटी है। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये हुआ कि अर्बन ट्रांजिट को बेहतर और आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए केवल फिजिकली ही वो इंपॉर्टेंस नहीं रहता, फंक्शनल मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट भी इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो DMRC इस दिशा में किस तरह के स्टेप्स उठा रही है? देखिए, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसेंजर कोई आ रहा है, उसको कहाँ से आ रहा है तो उसको मेट्रो स्टेशन पे कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए प्रॉपर, कि वो सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाए। और शुरुआत में जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी फेज़ 1 में, तो ये एस्पेक्ट जो था वो डिसाइड हुआ था कि दिल्ली अपने आप करेगा। बट फिर देखा हम लोगों ने कि ये फेज़ 1 के स्टेशंस में जो और मोड्स हैं उनसे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ वो क्लटरिंग हो जाती है ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा की। तो हम लोगों ने अब जो स्टेशन डिज़ाइन करें, अगर आप देखेंगी तो उसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को ध्यान रखते हुए किया है, जो कि UTPEG द्वारा अप्रूव्ड भी हैं। और उसमें अलग अलग लेन्स हैं, अलग अलग, जैसे ऑटो की अलग लेन्स है, ई रिक्शा की अलग लेन्स है, टू व्हीलर्स की अलग है, पिक एंड ड्रॉप के अलग है, टैक्सी की अलग है, बस की अलग है। तो हर तरह के मोड से वहाँ पैसेंजर पहुँच सकता है और बहुत सहूलियत से वो आ सकता है। इसमें चैलेंजेस हैं थोड़े, लेकिन कि इसमें लोगों को अभी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और थोड़ा एनफोर्समेंट भी। और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए अगर आपको बताना चाहूँ तो हम लोगों ने शायद अभी 69 स्टेशंस जो हैं उसमें मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन बना दिया है और उसको हम सक्सेसफुल करेंगे। और आगे के स्टेशंस के लिए भी प्लानिंग है हमारी, जितने भी स्टेशन आगे आएंगे सब में मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन रहेगा, जिससे कि पैसेंजर को एकदम सहूलियत रहे, उसको निकलते ही अपना पर्टिकुलर मोड मिल जाए ईजिली, जिससे वो अपने लास्ट माइल तक जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर सर। दिल्ली मेट्रो की सफलता ने हाई स्पीड रेल और जो दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भारत की जो क्षमता है उसको साबित किया है। मैं समझना चाहूँगी कि क्या आप ये मानते हैं कि जायका, ADB, AIAB या फिर जो वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये लोग भारत में निवेश करने के लिए इनका जो भरोसा है वो बढ़ रहा है और इस दिशा में काफ़ी काम भी हो रहा है? बिल्कुल, आप अगर देखें तो जायका दिल्ली मेट्रो पे जब जापान इतना ट्रस्ट करता है जायका कि उसको बहुत कॉन्फिडेंस है। उसने देखा कि दिल्ली मेट्रो ने जो डिलीवर किया, इतनी जल्दी डिलीवर किया और जो सर्विस प्रोवाइड करी है, इससे वो लोग भी बहुत खुश हैं। तो वो लोग लोन देने के लिए आगे बढ़ते हैं और मेट्रोस को भी, और जैसा आप बता रहे हैं हाई स्पीड प्रोजेक्ट को भी। और ये मैं दिल्ली मेट्रो के लिए स्पेशली बताना चाहूँगा कि जायका जो जापानीज़ अपने रूल्स के लिए बहुत रिजिड होते हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो के लिए उन्होंने एक स्पेशल कंसिडरेशन किया हमेशा, देखते हुए कि अगर किस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है दिल्ली मेट्रो, तो उन्होंने हमेशा कंसिडरेशन किया हमारे लिए, जिसके लिए कि हम लोग बहुत आभारी हैं उनके, और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है। जी सर, 2047 तक हमने ये लक्ष्य लिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में इसका जिक्र करते हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट की भूमिका को आप कैसे देखते हैं इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए? और अगर मैं मेक इन इंडिया की बात करूं, जो कि आत्मनिर्भर भारत की एक बेहतरीन तस्वीर पेश करता है, DMRC उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है? देखिए, विकसित भारत, आप मेट्रो जो अब आज के देश में, आज के टाइम में हमारी मेट्रो है, ये किसी वर्ल्ड की मेट्रो से कम नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी विकसित हैं इस इनफैक्ट बिल्कुल, हाँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो जब सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काम करेंगे, डेफिनेटली वो सच होगा सपना और साकार होगा। और जो आप बता रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो जो इंडिजिनाइजेशन के लिए क्या कर रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी रोलिंग स्टॉक जो हमारा बाहर से आता था, अब वो
इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। और 4 इस समय कंपनीज़ हैं जो रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर कर रही हैं इंडिया में। और यही नहीं, रोलिंग स्टॉक के जो और कंपोनेंट्स होते हैं उसमें 90% कंपोनेंट्स अब इंडिया में ही बन रहे हैं। सिग्नलिंग में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स यहीं पे बने, और सिग्नलिंग में इस डायरेक्शन में हम लोगों ने बेल के साथ मिलके एक ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम होता है वो बना लिया है, ऑलरेडी बना के इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी लाइन पे, हमारी लाइन पे चल रहा है वो सिस्टम। और वो जो बाहर की कंपनी सप्लाई करती हैं उससे ज़्यादा वर्सेटाइल है, मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग CBTC जो कंप्लीट सिग्नलिंग प्रणाली है उस पे भी काम कर रहे हैं बेल के साथ, और वो भी हम लोग अपने लक्ष्य में वो उसको हम वो कर देंगे कमीशन। उसके बाद हम लोग दुनिया में सिग्नलिंग में जो कुछ ही कंपनीज़ हैं, 4-5 ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी है जिनके पास, हम लोग का भी उन्हीं में नाम आ जाएगा। बिल्कुल, वो दिन जल्द आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। बिल्कुल सर, आपको कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र मिला है। अगर मैं पर्यावरण की दृष्टि से सस्टेनेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो DMRC की प्रतिबद्धता क्या है और आप उसको कैसे इंश्योर करते हैं? हम लोग के विजन में ही शुरू से था कि पर्यावरण को ध्यान रखना है। तो अब इसमें आपको बताना चाहूँगा कि शुरू से ही हम लोगों ने ये प्लान किया कि एक अगर ट्री कटेगा तो उसकी जगह 10 ट्री प्लांट होंगे। एक तो दूसरा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग आया। एक तो हमारी ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ट्रेन, तो इसमें पोल्यूशन फ्री है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग आया तो और पोल्यूशन कम हो गया, बिकॉज अगर आप ब्रेकिंग देखेंगे तो जो होती है ट्रेन की, तो उसमें ब्रेक ब्लॉक रगड़ता है तो उससे पोल्यूशन थोड़ा बहुत आता है, हीट जनरेट होती है। ये सब चीज़ें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से कम हो जाती हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल की डायनेमिक ब्रेकिंग है जी। तो इससे यही केवल कम नहीं हुई, ग्रीन हाउस जो गैसेस के एमिशन कम हुए उसकी वजह से हम लोगों को कार्बन क्रेडिट भी मिले। और दिल्ली मेट्रो पहली इनफैक्ट ऐसी मेट्रो रेल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कार्बन क्रेडिट अर्न किए। तो एक तो ये है। दूसरा, हम लोग सोलर पे भी चले गए हैं और हम लोग सोलर मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से हम एनर्जी ले रहे हैं जिससे कि हमारी पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तो हम लोग अभी 50 मेगावाट सोलर हमने अपने यहाँ लगाया है, और इवन सोलर कंपनी जो है रीवा में, उससे हमने एक पावर परचेज का एग्रीमेंट किया लॉन्ग टर्म, जिससे कि हमारी ये सौर ऊर्जा से हमारी एनर्जी आए तो उतना ही पर्यावरण को नुकसान कम होगा। और इसमें हमारा आगे का लक्ष्य भी है कि 60 मेगावाट इसको कर देंगे हम जल्दी ही। और जैसा आपने बताया कि कार्बन न्यूट्रल, तो हमारी लाइन 4 और मेट्रो भवन और कॉलोनी ये ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल हो गई हैं, और हमारा इस डायरेक्शन में बहुत ही फोकस है कि हम जल्दी से जल्दी जितना ये ऑफसेट कर सकें कार्बन फुटप्रिंट, वो बेहतर है। बिल्कुल सर, DMRC की जो वर्तमान तस्वीर है बहुत सुनहरी और सुंदर है, लेकिन मैं अगर अगले 10 सालों की बात करूं तो अगले 10 सालों में आप DMRC को कहाँ देखते हैं? और जब हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम बात पूरे होलिस्टिक वे में कर रहे हैं, पूरे कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, DMRC उसको किस तरीके से मीट आउट करेगी? पिछले 10 सालों का विज़न क्या है? देखिए, जहाँ तक इंक्लूसिविटी की बात है, DMRC में हर तरह के पैसेंजर्स आते हैं और सबको फैसिलिटी मिलती है। इवन वुमेन के लिए हम लोगों ने अलग कोचिस कर रखे हैं और अलग हेल्पलाइन नंबर और है, तो सबको ध्यान में रखा है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी CISF मौजूद है जो पैसेंजर्स का ध्यान रखती है, और टचवुड कोई भी इंसिडेंट DMRC में नहीं हुआ है इस तरह का। प्लस जो आगे के 10 साल कहना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इस समय इतनी पेस से चेंज हो रही है कि उसके पेस के साथ DMRC को मैच करते हुए आगे बढ़ना है। और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन है जिसको कि हम लोग अभी कर रहे हैं, कि ट्रेन है जैसे आपने देखा कि ट्रेन 8 डिब्बे की है, 6 डिब्बे की, 3 डिब्बे की। अब क्या होता है, हम लोग जब ट्रेन को रन करते हैं, पीक पीरियड में 8 डिब्बे की ट्रेन चल रही है, ऑफ पीक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए पीक पीरियड में 2 मिनट में चल रही है ट्रेन, ऑफ पीक में कम डिमांड है तो हमें उतनी ट्रेन नहीं चलानी पड़ेंगी,
कम चलाएंगे तो उसमें क्या होता है, हमारा हेडवे 4 मिनट हो गया, लेकिन ट्रेन तो 8 कार की है, वो फिर भी खाली अगर जा रही है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग स्मार्ट ट्रेन्स हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपका पीक पीरियड है, उसमें वो 8 कार की चल रही है, ऑफ पीक में 4 कार या 6 कार की चली, कोचेस की संख्या घट अब अपने आप हो जाए वो ऑन द रन, और उससे आपका हेडवे भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो पैसेंजर को भी अपना टाइम सेव होगा उसका। अभी तो क्या होता है, जैसे वो 2 मिनट का हेडवे है, 4 मिनट का हो गया, तो थोड़ा उसको अपने टाइम लूज करने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तब 2 मिनट का ही हेडवे चलेगा, क्योंकि हमने ट्रेन की लेंथ छोटी कर दी, तो वो 2 मिनट के हेडवे में ही वो केटर कर पाएगा उतनी जो डिमांड को। तो ये सारी चीज़ें, एक तो ये हम लोग कर रहे हैं, और दूसरा आपको कहना चाहूँगा कि ये विजन है कि पैसेंजर, जब आज टेक्नोलॉजी ये कर देगी कि जब पैसेंजर वॉक इन करे हमारे सिस्टम में और किसी और सिस्टम में भी जाए, तो अभी जैसे वो खरीदता है टिकट मोबाइल में, वो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाए काम, उसको कुछ करना ही नहीं पड़े। क्या बात है। और प्लस वो अपनी जर्नी में भी उसके डिपेंडिंग ऑन, आज एआई ये सब कर सकता है कि किसका क्या प्रेफरेंस है, वो पता चल जाएगा, तो उसी के टाइम उसको वेरियस ऑप्शंस वेरियस उसको कहना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों के पैकेजेस दे सकता है, जिसको वो सेलेक्ट कर सकता है, तो उसको भी फ़ायदा होगा, और जो और कंपनीज वो पैकेज दे रही हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसी के लिए हम लोगों ने एक, अगर आपने देखा हो तो स्टेशन पे हम लोगों ने लॉकर्स भी लगाए थे, जो मोमेंटम ऐप के थ्रू भी होता है, और जिसको पैसेंजर का सामान अब उसमें आ सकता है। और वो एक चीज़ और हम लोग जो कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए और रेवेन्यू अर्न करने के लिए, वो ऑफ पीक पीरियड में, और इसमें अगर आप देखें कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्रक्स या उस टाइप के चलते हैं जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं जी। तो हमारे पास जब अवेलेबल है रात में, तो हम उससे बड़े इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उससे पोल्यूशन भी कम होगा, कंजेशन भी कम होगा, तो उस डायरेक्शन में भी हम लोग वेरी इनोवेटिव आइडिया। यस सब, चूँकि स्थापना दिवस है और सेलिब्रेशन का मूड भी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, आपकी जो खुद की अपनी अप्रोच है, या फिर जो डीएमआरसी का जो एक्चुअली पूरा सिस्टम है वर्किंग का, वो कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक मिसाल है। सभी डीएमआरसी को कोट करते हैं, तो आप किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ अपने इस ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं? दूसरा मैं चाहूँगी इस मौके पर आप एक मैसेज न सिर्फ डीएमआरसी के लिए, बल्कि इसके सारे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी आपकी तरफ से। देखिए, अप्रोच हमारा ये रहता है कि हम लोग एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं तो ये कहता हूँ अपने स्टाफ से और सबसे कि हम लोग एक तरह से बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है कि इतनी बड़ी आबादी को हम सर्व कर रहे हैं। तो वो सर्विस हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि सबके चेहरे पे मुस्कान रहे, हमारी सर्विस की वजह से सब बहुत संतुष्ट रहें और खुश रहें जी। तो यही देखते हुए डीएमआरसी काम करती है, और डीएमआरसी में जो काम करने का तरीका है वो आपस में ट्रस्ट और टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम फॉलो करते हैं। प्लस हम लोग किसी को ब्लेम करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग अगर कहीं कोई गलती हुई है काम में, किसी से भी हो सकती है गलती, और बट उसने अगर गुड फेथ में काम किया है, तो हम हमेशा उसको आगे बढ़ाते हैं और वो गलती को सुधारते हैं, ना कि किसी को ब्लेम करे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो डीएमआरसी की फंक्शनिंग इसी तरह की है। और आपका मैसेज? हमारा सबसे यही है कि हम लोग जो भारतवर्ष है, ये एक मतलब हम लोग की बहुत ही रिच संस्कृति है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग सब अपना काम अगर धर्म से करेंगे, और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, वो भावना से काम करेंगे, मतलब पूरा विश्व एक फैमिली है, तो सब एक दूसरे के लिए काम करेंगे, सब एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे। जहाँ पर किसी को ज़रूरत है पूरी टीम मिल के काम करेगी, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोग सर्विस देंगे, और जो पैसेंजर है वो उसको अच्छे और डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करे,
और अगर कोई भी उसको फीडबैक देना है तो हमको दे, हम उसको बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल। संसद टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास कुमार जी, और एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई। स्थापना दिवस के मौके पर जो विज़न आप लेकर चल रहे हैं उसे आप जल्दी ही साकार करेंगे, इसके लिए भी आपको ढेरों बधाई। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।